जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी मोड में। तो चलिए आज हम लोग 13वां क्लास करेंगे रेलवे सामान्य विज्ञान, जो रिवीजन सेट हम लोग चलाते हैं मॉडल सेट, उसका आज 13वां क्लास करेंगे। और 13वां क्लास में आज जो मॉडल सेट चलेगा वह 82 से और 87 तक चलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे और शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है। पहला प्रश्न क्या है? किडनी के रोगियों को वाली अपोहन यानी कि डायलिसिस की प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना क्या कहती है? तो डायलिसिस जो होता है किडनी में होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्राशरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राशरण। आंसर क्या हो जाएगा? प्राशरण। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, दूध किसका उदाहरण है? दूध जो है वह किसका उदाहरण है? आंसर क्या हो जाएगा? पायस यानी कि इमल्सन का उदाहरण है दूध। अगला प्रश्न है, बारूद किसका मिश्रण है? बारूद किसका मिश्रण है? तो बारूद जो है मिश्रण है सल्फर, चारकोल, नाइटर यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट। नाइटर को क्या कहते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य परिरक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? खाद्य पदार्थ जो होता है उसके परिरक्षण में जो सर्वाधिक उपयोग किया जाता है वह किस पदार्थ का? आंसर क्या हो जाएगा? बेंजोइक अम्ल का। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कपड़ों के रंग का विरंजन यानी कि ब्लीचिंग करने वाला अभिकर्मक कौन है? कपड़ों के रंगों का विरंजन करने वाला अभिकर्मक कौन है? आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि इसका रासायनिक सूत्र जो होता है SO2 होता है। SO2। अगला प्रश्न है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है यानी कि ऊष्मा का निर्माण होता है। तो जब भी ऊष्मा का निर्माण होता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऊष्मा अगर नष्ट होता है तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन जो होता है रासायनिक रूप से प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन सी है? कृत्रिम रूप से संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? यूरिया है। क्या है? यूरिया। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, अगला प्रश्न है, टेबल शर्करा किसे कहा जाता है? यानी कि टेबल शर्करा के रूप में सुक्रोज को जाना जाता है। सुक्रोज को यानी कि ऐसे भी मान सकते हैं कि हम लोग चीनी का ज़्यादा उपयोग करते हैं, या चाय में हो या किसी मीठे खाना जो बनाते हैं, मीठा खाना उसमें हो, तो क्या टेबल पर रख के खाते हैं तो उसको याद कर सकते हैं कि टेबल शर्करा किसे कहते हैं? तो सुक्रोज हो जाएगा। सुक्रोज चीनी को कहते हैं सुक्रोज। अगला प्रश्न है, हंसाने वाली गैस किसे कहते हैं? हंसाने वाली यानी कि लाफिंग गैस किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? N2O होता है। N2O। अगला प्रश्न है, माचिस की तीली का काला भाग मूलतः किस पदार्थ का बना होता है? माचिस की तीली का काला भाग जो है वह फास्फोरस का बना होता है। और कौन से फास्फोरस? तो लाल फास्फोरस हो जाएगा। फास्फोरस दो प्रकार का होता है, एक लाल फास्फोरस और एक पीला फास्फोरस, जिसे हम श्वेत फास्फोरस भी कहते हैं। श्वेत फास्फोरस क्या है? वो अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से, इसीलिए उसको कहाँ रखते हैं? जल में डुबा कर रखते हैं। पीला फास्फोरस या सफ़ेद फास्फोरस को। और ये लाल फास्फोरस जो है इसका माचिस में प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन का खतरा किसके बढ़ने से होता है? यानी ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग की घटना होती है। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम का दूध का रासायनिक नाम क्या है? यानी कि मैग्नीशियम के दूध जो होता है, मैग्नीशियम का दूध, उसका रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा आंसर? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, समस्थानिक किसे कहते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो। तो उसे क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होना चाहिए, यानी कि द्रव्यमान में कोई अंतर हो जाए इसे मतलब नहीं है, लेकिन प्रोटॉन संख्या जो है वह समान होना चाहिए, परमाणु संख्या समान होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे। अगला प्रश्न है, समभारित यानी कि समभारिक जो है वह किसे कहते हैं? जिसका परमाणु द्रव्यमान समान, समभारिक यानी कि द्रव्यमान उसका समान होगा, परमाणु संख्या जो है भिन्न होगा, उसे क्या कहेंगे? समभारित कहेंगे। क्या कहेंगे? समभारित। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अगले मॉडल सेट 83 नंबर मॉडल सेट। चलिए इसका पहला प्रश्न है, ऊर्ध्वापातन क्या है?
ऊर्ध्वापातन वैसे ठोस पदार्थ जिसे गर्म करने पर द्रव अवस्था में आए बिना गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन। यानी कि कोई ऐसा ठोस पदार्थ जिसे हम जब गर्म करते हैं तो वह गर्म करने के बाद द्रव अवस्था में न आकर और वह सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, गैस अवस्था में, तो क्या कहते हैं कि ऊर्ध्वापातन हुआ, यानी कि ऊर्ध्वापातन के कारण होता है। अगला प्रश्न है ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा तैयार यौगिक कौन कौन से है? यानी कि ऊर्ध्वापातन विधि के द्वारा कौन कौन सा यौगिक तैयार किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कपूर हो जाएगा, नेफ्थिलीन हो जाएगा, अमोनिया क्लोराइड हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। यानी कि कपूर, नेफ्थिलीन ये तो कॉमन है, ये हर जगह मिलता होगा, लेकिन अमोनिया क्लोराइड और बेंजोइक अम्ल जो है ये हर जगह नहीं रहता है। तो आप लोग याद रखिएगा अमोनिया क्लोराइड और बेंजोइक अम्ल। जो हमें याद नहीं है उसको हम अच्छे से याद रखेंगे, जो याद है उसका एक बार देख लेंगे, बस हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है भूगर्भ से निकाले गए कच्चे तेल, भूगर्भ से निकाले गए कच्चे तेल शुद्ध पेट्रोल, डीजल एवं मिट्टी का तेल किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? यानी कि भूगर्भ से, भूमि से जो निकाला जाता है कच्चा तेल, उसे अलग करते हैं किस विधि के द्वारा? प्रभाजी आसवन के द्वारा। यानी कि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल ये सब में अलग करते हैं प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। अगला प्रश्न, जल में घुलाने वाला पदार्थ मुख्यतः कौन कौन है? यानी कि जल में घुलने वाला पदार्थ यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन कौन सा है? तो जल में घुलने वाला है नमक हो जाएगा, चीनी हो जाएगा, फिटकिरी हो जाएगा, नीला थोथा हो जाएगा, ये सब क्या है? जल में घुलनशील है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है एल्कोहल में घुलने वाला पदार्थ मुख्यतः कौन कौन है? एल्कोहल में पदार्थ कौन कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा? एल्कोहल में घुलने वाला पदार्थ कौन सा हो जाएगा? वार्निश, कपूर, चमड़ा, लाख, आयोडीन आदि। वार्निश, कपूर, लाख, चमड़ा आदि ये सब क्या है? एल्कोहल में घुलनशील है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलने वाला पदार्थ मुख्यतः कौन कौन है? कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 क्या होता है? CCl4 इसका क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। और इसमें घुलने वाला पदार्थ जो है वो मुख्यतः कौन सा है? तेल, वसा, घी और मोम। तेल, वसा, घी और मोम क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलनशील है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलनशील है। अगला प्रश्न है रबर किस में घुलनशील है? रबर किस में घुलनशील है? आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्था, नेफ्था में घुलनशील है रबर। अगला प्रश्न देखेंगे गंधक एवं लाल फास्फोरस किसमें घुलनशील है? या लाल फास्फोरस जो है अभी हम लोग देखे हैं कि यह लाल फास्फोरस जो है वह माचिस में उपयोग किया जाता है। और गंधक, ये गंधक और लाल फास्फोरस किसमें घुलनशील है? कार्बन डाइसल्फाइड में, कार्बन डाइसल्फाइड यानी कि CH2। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है अमोनिया गैस बनाने के हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? यानी कि अमोनिया गैस जो बनाते हैं वह किस विधि के द्वारा? हैबर विधि के द्वारा, हैबर विधि के द्वारा। और उसमें उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? लौह चूर्ण हो जाएगा, लौह का चूर्ण यानी कि लोहे का चूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि, यानी कि यहाँ पर विधि को ध्यान रखिएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो बनाया जाता है वह किस विधि के द्वारा? तो संपर्क विधि के द्वारा। और इसमें उत्प्रेरक में क्या प्रयोग करते हैं? तो प्लेटिनम का चूर्ण, प्लेटिनम का चूर्ण। यहाँ पर तीन बात को ध्यान में रखना है। एक, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वह किस विधि के द्वारा तैयार होता है? तो संपर्क विधि के द्वारा। और उसमें उत्प्रेरक कौन सा होता है? तो प्लेटिनम का चूर्ण। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीश कक्ष विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीश कक्ष यानी कि यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है। चलिए मिसप्रिंट है तो गलत आंसर याद नहीं रखना है और नहीं क्वेश्चन, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? यानी कि ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? जाइमेज एंजाइम का, जाइमेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाने में। अगला प्रश्न क्लोरीन गैस बनाने की डिकान विधि, यानी कि क्लोरीन गैस जो बनता है वह किस विधि के द्वारा? डिकान विधि के द्वारा बनता है। और इसमें उत्प्रेरक कौन सा होता है? तो क्यूप्रिक क्लोराइड। यहाँ पर तीन बात का ध्यान में रखना है, यानी कि कौन सा गैस बनता है और किस विधि के द्वारा बनता है और उत्प्रेरक कौन सा है। तो क्या हो जाएगा आंसर? क्लोरीन गैस बनता है और डिकान विधि के द्वारा, और इसमें उत्प्रेरक जो होता है कौन होता है? क्यूप्रिक क्लोराइड होता है। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला प्रश्न देखेंगे, यानी कि समझ के याद करना है, ऐसा ना कि रटने लगे। अगला प्रश्न द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु कौन है? यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु कौन सा है? पीरियोडिक टेबल में ब्रोमीन है। ब्रोमीन आवर्त सारणी में एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए अगला मॉडल सेट देखेंगे। अगला मॉडल सेट है 84 नंबर। इसका पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे।
पहला प्रश्न है इसका, मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। यानी कि मानव का जो लार है, लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए, यानी कि मानव लार में स्टार्च जो होता है उसको ग्लूकोज में बदलना है, तो उसमें उत्प्रेरक कौन सा प्रयोग करेंगे। उत्प्रेरक आंसर क्या हो जाएगा, फाइलेम एंजाइम। फाइलेम एंजाइम के प्रयोग करने से क्या होगा, स्टार्च जो है वह ग्लूकोज में बदल जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है। यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु कौन सा है, पारा है। और अधातु कौन सा है, एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है कौन सा है, ब्रोमीन। अभी इससे पहले हम लोग देखे हैं, ब्रोमीन। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो धातु है कौन सा है, चांदी हो जाएगा सबसे अच्छा सुचालक। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कांसा किन किन धातुओं से मिलकर बनता है। कांसा जो है वह तांबा और टीन, तांबा और टीन का मिश्र धातु है। कांसा किसका मिश्र धातु है, तांबा और टीन। और तांबा और टीन जो है वह फ्यूज का भी मिश्र धातु है। फ्यूज, फ्यूज जो बनता है, फ्यूज तार, वह भी तांबा और टीन से ही बनता है। सॉरी, तांबा टीन से नहीं, फ्यूज जो है, फ्यूज सीसा और टीन से बनता है। सीसा और टीन से, यानी कि सीसा, सीसा कहे तो क्या हो जाएगा, पीबी, पीबी और एसएन, पीबी और एसएन, पीबी और एसएन, पीबी और एसएन हो जाएगा। तांबा और टीन हो जाएगा कांसा, और फ्यूज जो है वो सीसा और टीन, पीबी प्लस एसएन। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर किन किन धातुओं से मिलकर बना है। यहाँ पर कांसा था, तांबा टीन हो गया, और जर्मन सिल्वर जो है तांबा, जस्ता और निकेल से मिलकर बना है। तांबा, जस्ता और निकेल, तांबा, जस्ता और निकेल जर्मन सिल्वर का मिश्रण है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, पित्तल किन किन धातुओं से मिलकर बना है। पित्तल जो है वह तांबा और जस्ता से मिलकर बना है। पित्तल या कांसा, पित्तल, पित्तल यानी कि कॉपर, पित्तल, पित्तल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। और कांसा जो है वह तांबा और सीसा का था, तांबा और सीसा का। अगला प्रश्न, लोहा का अयस्क मुख्य रूप से कौन कौन से है। यानी कि लोहे का अयस्क बहुत सारा अयस्क है, और इसमें सबसे मुख्य कौन सा है, मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट है सबसे मुख्य। यहाँ पर पूछा गया है कि लोहे का अयस्क है, तो लोहे का अयस्क क्या है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट। यानी कि प्रमुख अयस्क ये है, 3 अयस्क है, ये प्रमुख है, और सारा भी बहुत सारा है अयस्क, लेकिन सबसे प्रमुख कौन सा है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और आयरन पायराइट। और इसमें भी अगर पूछा जाए तो मैग्नेटाइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा किस लोहे में होता है। यानी कि कार्बन की मात्रा जो है सबसे ज़्यादा कौन से लोहे में पाया जाता है, तो कास्ट आयरन, यानी कि ढलवा लोहा में। ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न, सबसे कम कार्बन की मात्रा किस लोहे में होती है। यानी कि सबसे कम जो होता है वह पिटवे लोहा में होता है। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम, और ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होता है। ढलवा लोहा को कास्ट आयरन कहते हैं, और पिटवा लोहा को रोट आयरन कहते हैं, रोट आयरन, रोट आयरन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2B4O7 × 10H2O होता है। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम, यानी कि Na2B4O7 × 10H2O होता है। अगला प्रश्न, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 × ½ CaSO4 2H2O हो जाएगा, CaSO4 × 2H2O हो जाएगा जिप्सम का। और प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर पूछे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, हाफ H2O हो जाएगा, H2O, हाफ H2O हो जाएगा क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। CaSO4 × ½ हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस कैसे बनता है। शुष्क बर्फ कैसे बनता है, देख लेते हैं इसका आंसर। शुष्क बर्फ जो बनता है वो कैसे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 वायुमंडलीय दाब पर -78 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसे शुष्क बर्फ कहते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडलीय दाब पर जब -78 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कोल गैस क्या है। कोल गैस क्या है, कोल गैस में 54% हाइड्रोजन होता है, 35% मीथेन होता है, 11% कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, 5% हाइड्रोकार्बन और 3% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये सब का मिश्रण होता है कोल गैस। कोल गैस जो है मिश्रण है किसका, हाइड्रोजन का। कोल गैस में मिश्रण किसका है, हाइड्रोजन का है, मीथेन का है, कार्बन मोनोऑक्साइड का है, हाइड्रोकार्बन और
कार्बन डाइऑक्साइड का है। इसमें सबसे अधिक कौन सा गैस रहता है? कोल गैस में 54% हाइड्रोजन सबसे अधिक रहता है, सबसे अधिक हाइड्रोजन, यानी कि कोल गैस का प्रमुख गैस कौन है? कोल गैस का हाइड्रोजन है 54%। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है वाटर गैस क्या है? वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। वाटर गैस को जल गैस भी कहते हैं। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन का आविष्कारक कौन थे? यानी कि ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया था? प्रिस्टले और सीले ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 85 नंबर मॉडल सेट से। पहला प्रश्न है प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे? यानी कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था? प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने हो जाएगा। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज किया था। और इलेक्ट्रॉन का कौन हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा जे टॉमसन हो जाएगा। और न्यूट्रॉन का हो जाएगा जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन का कौन हो जाएगा? जेम्स चैडविक हो जाएगा, चैडविक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? पेड़ पौधे जो है नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करता है? नाइट्रेट के रूप में। नाइट्रोजन का ग्रहण करता है पेड़ पौधा नाइट्रेट के रूप में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है अमोनिया की खोज किसने किया था? अमोनिया जो है गैस, उसकी खोज किसने किया था? 1771 में प्रिस्टले ने किया था, प्रिस्टले ने। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने किया था? हाइड्रोजन गैस की खोज 1776 ईस्वी में हेनरी क्वेंडिस ने किया था। हेनरी क्वेंडिस ने, आप खाली इतना ध्यान रखिएगा, हेनरी क्वेंडिस, हाइड्रोजन गैस की खोज। ये अगर सन जो है इसका वर्ष जो है याद नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन हेनरी क्वेंडिस जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप लोग प्रैक्टिस सेट अगर लगाते होंगे तो उसमें पता चलता होगा कि ये वाला प्रश्न कभी ना कभी आता ही होगा। खाने वाला सोडा पूछे या धोबन वाला सोडा पूछे, कोई ना कोई एक जरूर पूछ देता है। अगला प्रश्न, यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है? 46%। अगला प्रश्न है नोबेल का तेल किसे कहा जाता है? नोबेल का तेल किसे कहते हैं? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को क्या कहते हैं? नोबेल का तेल। अगला प्रश्न है एंटीबायोटिक औषधियाँ मुख्य रूप से कौन कौन है? यानी कि एंटीबायोटिक जो औषधि है वो कौन कौन सा है? एक पेनिसिलिन है, दूसरा टेट्रासाइक्लिन है, तीसरा जेंटामाइसिन, उसके बाद क्लोरोमाइसिटिसिन आदि, यानी कि बहुत सारा है। इसमें मुख्य कौन है? पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, जेंटामाइसिन, क्लोरोमाइसिटिसिन आदि। अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें प्रमुख है पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रतिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक औषधियाँ मुख्य रूप से कौन कौन है? यानी कि एंटीसेप्टिक औषधि कौन कौन सी है? आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन, फिनॉल और हेक्साक्लोरोफिन। यह क्या है? प्रतिरोधी औषधियाँ हैं। प्रतिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक औषधि है, यानी कि दवा है। अगला प्रश्न है एंटीपायरेटिक्स का उपयोग किसमें किया जाता है तथा इसका मुख्य औषधि कौन सा है? यानी कि एंटीपायरेटिक्स का उपयोग जो है किसमें किया जाता है और इसका मुख्य औषधि कौन सा है? देख लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग शरीर दर्द एवं बुखार उतारने में किया जाता है। एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? शरीर के दर्द दूर करने में और बुखार को कम करने में, उतारने में किया जाता है। और इसका मुख्य जो औषधि है वो कौन सा है? एस्पिरिन है, क्रोसिन है, पैरोमीडिन है। यानी कि हम लोग जो दवा लाने जाते हैं तो कहते हैं कि बुखार उतरने के लिए और सर दर्द के लिए तो दवा क्या मिलता है? मेडिसिन से एस्पिरिन मिलता है, क्रोसिन मिलता है, पैरोमीडिन मिलता है। यानी कि ये सब क्या है? बुखार उतारने वाला दवा है, यानी कि एंटीपायरेटिक्स है, एंटीपायरेटिक्स। अगला प्रश्न देखेंगे। सीमेंट क्या है? सीमेंट यह मुख्यतः कैल्शियम एल्यूमिनेट। सीमेंट क्या है? क्या हो जाएगा आंसर? यह कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। सीमेंट जो है कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। और इसमें चूना, सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशियम, आयरन तथा सल्फर, एल्फर नहीं होगा, सल्फर होगा, यहाँ मिसप्रिंट है, सल्फर ऑक्साइड मिला रहता है। ये सब का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। ये सब बड़ा वाला प्रश्न है ना, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग एक दो बार अच्छे से देख लीजिएगा। क्या है? सीमेंट के बारे में पूछा है कि सीमेंट क्या है? तो कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण है। और इसमें क्या पाया जाता है मिश्रण में, वो देख लेंगे। चूना, सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर ऑक्साइड, ये सब उसमें मिला हुआ रहता है। अगला प्रश्न है पायरेक्स कांच क्या है? पायरेक्स कांच जो है वह क्या है? सोडियम सिलिकेट तथा बेरियम सिलिकेट का मिश्रण है।
पायरेक्स कांच जो है सोडियम सिलिकेट और बेरियम सिलिकेट का मिश्रण है। यहाँ पर जो भी प्रश्न है ना ये मॉडल सेट में बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है। ये सब जो है आप लोग अच्छे से देखिएगा, और अगर बुक आपके पास होगा तो बुक से रिवीजन कर लीजिएगा, और बुक अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उस पर जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और PDF ले लीजिएगा, PDF डाउनलोड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है फिलंट कांच क्या है। फिलंट कांच पोटेशियम कार्बोनेट और लेड ऑक्साइड और सिलिका का मिश्रण है। यानी कि पोटेशियम कार्बोनेट जो है, फिलंट कांच जो है पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका का मिश्रण है। फिलंट कांच किसका मिश्रण है? पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका का मिश्रण है। हम 2-3 बार रिपीट कर दे रहे हैं कि आप लोग भी अगर देखिएगा तो आप लोग भी थोड़ा सुन के अच्छे से, जो रिपीट कर रहे हैं 2 बार अगर रिपीट कर रहे हैं तो आपके लिए कर रहे हैं, ताकि आपको 2 बार अगर सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा एकदम कन्फर्म। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है क्रूक्स कांच का प्रयोग क्या है। क्रूक्स कांच का प्रयोग क्या है, यानी क्रूक्स कांच का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? सीरियम ऑक्साइड तथा सिलिका का मिश्रण होता है जो धूप चश्मा के लेंस बनाने में प्रयोग किया जाता है। यानी कि क्रूक्स कांच जो है सीरियम ऑक्साइड और सिलिका का मिश्रण होता है। सीरियम ऑक्साइड और सिलिका का मिश्रण होता है और धूप चश्मा में इसका प्रयोग किया जाता है। धूप चश्मा जो होता है उसके लेंस में प्रयोग किया जाता है क्रूक्स कांच का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगले मॉडल सेट में देखेंगे। अगला मॉडल सेट है 86 नंबर मॉडल सेट है। तो इसका पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है वांछनीय परिवर्तन क्या है। वांछनीय परिवर्तन यहाँ पर समझेंगे, ये थोड़ा समझने वाला प्रश्न है। वे परिवर्तन जो मानव जीवन के लिए हितकर होते हैं वांछनीय परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, बीज का उगना। यानी कि वांछनीय परिवर्तन वैसे परिवर्तन को कहते हैं जो परिवर्तन होने से मनुष्य को उससे कुछ फायदा है, यानी कि मानव जीवन को उससे फायदा है, यानी कि वह हानिकारक नहीं है, लाभदायक है, वह परिवर्तन लाभदायक है, इसीलिए उसे क्या कहेंगे? वांछनीय परिवर्तन कहेंगे। जैसे में उदाहरण क्या है? दूध से दही बनना, ये फायदेमंद है, लाभदायक है, और ये बीज का उगना ये सब लाभदायक है, इसलिए वांछनीय परिवर्तन है। अगला प्रश्न, अब अवांछनीय के बारे में जान लेंगे। वैसा परिवर्तन जिससे कोई मानव जीवन में कोई मतलब लाभ नहीं है, उसे हानि है, वो हानिकारक है, उसे क्या कहेंगे? अवांछनीय परिवर्तन कहेंगे। देख लेते हैं अवांछनीय परिवर्तन। वही परिवर्तन जो मानव जीवन के लिए हितकर न हो, यानी कि लाभदायक नहीं हो, उसे अवांछनीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे घर में आग लगना, ये क्या है? ये नुकसान होता है इससे मानव जीवन को, तो ये क्या हो जाएगा? अवांछनीय हो जाएगा। खाद्य पदार्थ का सड़ जाना, ये सब क्या है? अवांछनीय है। अगला प्रश्न है भौतिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन जिसमें पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे जल का जमकर बर्फ बनना, चीनी का जल में विलयन, बर्फ का पिघलना, ये सब। यानी कि वैसे पदार्थ जिसकी आकृति और भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। कोई पदार्थ जो है वह नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और उसका उदाहरण क्या है भौतिक परिवर्तन का? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? जल का जमकर बर्फ बन जाना और चीनी का जल में विलयन या बर्फ का पिघलना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न देखेंगे। समझने वाला प्रश्न है, यह याद करने वाला प्रश्न नहीं है। समझिएगा, एक बार सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है रासायनिक परिवर्तन क्या है। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है। उसमें क्या था? आकृति और यानी कि आकृति में परिवर्तन होगा, आकार में आकृति परिवर्तन होगा भौतिक परिवर्तन में, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। और रासायनिक परिवर्तन में क्या है कि वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है। जैसे मैग्नीशियम के तार का जलना, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन का आप लोगों को पता है, यह मॉडल सेट में या क्वेश्चन बैंक हम लोग कर रहे थे तो उसमें भी आ रहा था प्रश्न ये वाला और रिपीट हो रहा था। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। कितने? 3 समस्थानिक है। और कौन कौन सा? एक में है प्रोटियम, 2 में है ट्राइटियम और 3 में है ड्यूटेरियम। प्रोटियम ड्यूटेरियम, सॉरी यहाँ पर जो क्रम इसका है वो गलत है। 1 में हो जाएगा प्रोटियम और 2 में हो जाएगा ड्यूटेरियम और 3 में हो जाएगा ट्राइटियम। यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 में ट्राइटियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है काला शीशा के नाम से किसे जाना जाता है। तो काला शीशा किसे कहते हैं? ग्रेफाइट को काला शीशा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है काला शीशा को किस नाम से जाना जाता है। काला शीशा को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ क्या है? प्लम्बैगो है। काला शीशा प्लम्बैगो है। और इससे पहले हम लोग देखे हैं क्या है? काला शीशा के नाम से जाना जाता है। यानी कि 2 यहाँ पर प्रश्न दिया गया है।
दोनों का आंसर अलग है, याद रखिएगा। ये वाला इंपॉर्टेंट है, काला शीशा के को किस नाम जाना जाता है, तो ग्रेफाइट के नाम से, ग्रेफाइट के नाम से। और ये वाला याद नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये वाला जो प्रश्न है यह देखा नहीं जाता है अधिकतर, और लेकिन ये वाला जो है रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हीरा कौन सा फलकीय होता है, यानी कि हीरा जो है कितने फलकीय होता है, सम चतुष्फलकीय होता है। हीरा सम चतुष्फलकीय होता है। अगला प्रश्न है, उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है, यानी कि उत्प्रेरक जो है वह क्या कार्य करता है, तो उत्प्रेरक जो है रासायनिक अभिक्रिया की चाल को बढ़ाता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जो है उसके गति में वृद्धि करता है उत्प्रेरक। अगला प्रश्न है, वृक्षों के समीप या नीचे रातों को क्यों नहीं सोना चाहिए, यानी कि रात में वृक्ष के नज़दीक नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वृक्ष रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती है। वृक्ष क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रात में छोड़ता है, श्वसन की क्रिया के समय में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है, इसीलिए पेड़ के नीचे रात के समय में नहीं सोना चाहिए। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में काम में आने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है। फोटोग्राफी में जो प्रयोग किया जाता है हाइपो, उसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम थायोसल्फेट। हाइपो का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम थायोसल्फेट। अगला प्रश्न, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई थी। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1956 में। आंसर क्या हो जाएगा, 1956। अगला प्रश्न है, बैकेलाइट। बैकेलाइट जो है वह क्या है, बैकेलाइट क्या है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का मिश्रण है। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का मिश्रण क्या है, बैकेलाइट। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का मिश्रण है बैकेलाइट। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला और यह लास्ट मॉडल सेट है आज के क्लास का, 87वां मॉडल सेट है। पहला प्रश्न इसका हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है, सर्वाधिक आघातवर्धीय धातु कौन सा है। आघातवर्धीय यानी कि जिसे हम क्या करते हैं, पीट कर चादर बनाया जा सकता है, वह आघातवर्धीय कहलाता है। तो क्या है, सोना है। सोना जो है सर्वाधिक आघातवर्धीय है, यानी कि इसको पीट कर चादर बहुत लंबा बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है घरेलू प्रयोग में शुद्ध रूप में अथवा मिश्र धातु के रूप में काम में लाई जाने वाली सर्वाधिक सामान्य धातु कौन सी है। यानी कि घरेलू प्रयोग में शुद्ध रूप में अथवा मिश्र धातु के रूप में काम में लाई जाने वाली सर्वाधिक सामान्य धातु कौन सा है, एल्युमिनियम हो जाएगा। यानी कि सामान्य तौर पर एल्युमिनियम का प्रयोग जो है सबसे अधिक किया जाता है घरेलू प्रयोग में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पेट्रोल में टेट्राएथिल लेड किस कारण से मिलाया जाता है। यानी कि पेट्रोल में टेट्राएथिल लेड जो मिलाया जाता है, लेड वह किस लिए मिलाया जाता है, क्योंकि इसका एंटी नॉकिंग दर जो है वह बढ़ जाए। यानी कि एंटी नॉकिंग दर बढ़ाने के लिए पेट्रोल में टेट्राएथिल लेड मिलाया जाता है। पेट्रोल में टेट्राएथिल लेड मिलाया जाता है एंटी नॉकिंग दर बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाली यौगिक कौन सा है। यानी कि मलेरिया के रोग में जो औषधि का प्रयोग करते हैं वह यौगिक कौन सा है, क्लोरोक्विन है। क्लोरोक्विन यौगिक है जो मलेरिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या होता है। यानी कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम यहाँ पर पूछा गया है, क्या हो जाएगा, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल हो जाएगा। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और 7.4 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, क्योंकि 7 से अगर अधिक है तो क्षारीय, और 7 से अधिक है तो क्षारीय, और 7 के बराबर है तो क्या हो जाएगा, अम्लीय उदासीन हो जाएगा। और 7 से कम है तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एस्बेस्टस कारखानों में, यानी कि एस्बेस्टस जिसे एल्वेस्टर भी कहते हैं, एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं। उनका शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। यानी कि एस्बेस्टस जो बनता है जिस कारखाने में, उसमें वायु प्रदूषण अधिक मात्रा में होता है, तो उस बीमारी का जो शिकार होता है तो उसका जो प्रभावित होने वाला अंग है उस बीमारी के कारण वह कौन सा है, फेफड़ा। यानी कि फेफड़ा जो है, फेफड़ा ही नष्ट होता है एस्बेस्टस कारखाने में वायु प्रदूषण में। अगला प्रश्न है, लार की प्रकृति क्या होती है। लार की प्रकृति अम्लीय होती है। क्योंकि लार का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। अगला प्रश्न, रेत पर पद चिन्हों का सांचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री कौन है। रेत पर पद चिन्ह को सांचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री कौन सा है, पैराफिन मोम है। अगला प्रश्न देखेंगे।
अगला प्रश्न है भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है, यानी कि जब हम भोजन बनाते हैं तो उस समय अधिकतम जो नष्ट होता है वह कौन सा पोषक पदार्थ नष्ट होता है। आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन। यानी कि भोजन को जब अधिक पकाते हैं, अधिकतम पकाते हैं तो उसमें नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा होता है, विटामिन होता है, विटामिन। अगला प्रश्न, एक्वारेजिया में किसका मिश्रण होता है, यानी कि एक्वारेजिया जो है वह किसका मिश्रण होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है, 3:1 के अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें सोना जो है वो घुल जाता है, सोना यानी कि बाबू सोना वाला नहीं, ये गोल्ड वाला सोना है। कौन सा है, गोल्ड वाला सोना घुल जाता है एक्वारेजिया में। अगला प्रश्न है बिटुमिनस कोयला से कोक का उत्पादन किस विधि के द्वारा होता है, यानी कि बिटुमिनस जो कोयला का प्रकार है उससे कोक का उत्पादन होता है किस विधि के द्वारा, तो भंजन आसवन की विधि के द्वारा। भंजन आसवन विधि के द्वारा बिटुमिनस कोयला से कोक तैयार किया जाता है, कोक। कौन सा हो जाएगा आंसर इसका, भंजन आसवन विधि। अगला प्रश्न देखेंगे, शर्करा के शोधन में किसका विरंजक प्रयुक्त होता है, यानी कि शर्करा का जो शोधन किया जाता है, शर्करा का शोधन जो किया जाता है उसमें किस विरंजक का प्रयोग किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, बोर ब्लैक का, बोर ब्लैक। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है कृत्रिम रेशम है, कृत्रिम रेशम कौन है, तो कृत्रिम रेशम कौन है, रेयॉन हो जाएगा। कृत्रिम रेशम कौन सा है, रेयॉन। अगला प्रश्न देखेंगे, किसकी एसिटिलीकरण द्वारा हेरोइन बनाया जाता है, यानी कि किसका एसिटिलीकरण करते हैं, एसिटिलीकरण करते हैं जिससे हेरोइन तैयार किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, मार्फिन हो जाएगा। यानी कि मार्फिन का एसिटिलीकरण करने से हेरोइन प्राप्त होता है। हेरोइन क्या है, एक नशीला पदार्थ है। क्या है, नशीला पदार्थ है, नशीला पदार्थ। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, रबर के बल्कनाइजेशन में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है, यानी कि रबर का बल्कनाइजेशन जो करते हैं उसमें कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है, सल्फर। यानी कि रबर के बल्कनाइजेशन में सल्फर का प्रयोग करते हैं। और चलिए ये आज के क्लास का जो 6 मॉडल सेट हम लोग किए हैं उसका यह लास्ट प्रश्न था, और आप लोग देख के रिवीजन कीजिएगा और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए कैसा लगा आप लोगों को क्लास, बताइए कमेंट करके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।